नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपने इस चैनल पर भारतीय कला व संस्कृति से संबंधित वीडियो कंटिन्यू अपलोड किए जा रहे हैं और रसायन विज्ञान से संबंधित वीडियो भी इस चैनल पर आपको प्राप्त हो रहे हैं। 12 बजे आपको भारतीय कला व संस्कृति का एक लेक्चर मिलता है और रात के 8 बजे केमिस्ट्री का एक पार्ट मिलता है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं। आज जी केमिस्ट्री का पार्ट 9 है और पार्ट 9 है रसायन विज्ञान का और टॉपिक है रेडियो सक्रियता। देखो क्वेश्चन, पहला पार्ट हमने रेडियो सक्रियता से डाल दिया, आप सभी देखें वहाँ जाकर, है ना। पार्ट 8 हर टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणें क्या होती हैं? तो आपको पता है जी अल्फा है, जी बीटा है और जी गामा है। तो गामा किरणें क्या होती हैं दोस्तों? तो गामा किरणें होती हैं रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा उक्त किरणें, यानी ऑप्शन सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपको सेशन कैसा लग रहा है? सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? मेरे प्यारे लाडलों, ये आपको पता है सबसे अधिक वेधन क्षमता किसकी होती है? जो पास होता है उसकी कम होती है, जो दूर रहता है उसकी ज़्यादा होती है। और सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है गामा किरणों की। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? देखो, नाभिक के पास अल्फा होता है, फिर बीटा होता है, फिर गामा होता है ना। तो अगर अपन आयनन की मात्रा देखें तो आयनन की मात्रा सबसे अधिक होती है अल्फा की, उससे कम होती बीटा की, उससे और कम होती गामा की। तो सबसे कम आयनन क्षमता होती है गामा किरण की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। निम्न में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो आयनन क्षमता आपको पता है जो पास वाली होता है, तो पास होती है अल्फा किरण। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किस में अंतिम रूप में बदल जाते हैं? तो ये तो हमने कई बार आपको बताया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं सेशन में, तो आप सभी स्किप ना करें और अच्छे से ध्यान से सुने, है ना, क्योंकि कई क्वेश्चन हम आपको ऐसे ही बता देते हैं क्वेश्चन के साथ, है ना। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात सीसा में बदल जाते हैं। सीसा को अपन लेड कहते हैं, लेड का संकेत होता है Pb, तो याद रखना कहीं लेड लिखा मिलेगा तो वो भी सही माना जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किस किरण की होती है? तो ये होती है अल्फा किरण की। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? जी कई बार एग्जाम में आया हुआ, रेडियम, यूरेनियम, पोलोनियम की पैलेडियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पोलोनियम। अगले क्वेश्चन की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? तो यूरेनियम है, थोरियम है, पोलोनियम है, लेकिन एल्यूमिनियम आपका रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किस तत्व का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बोरॉन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों? सुनिए, निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? तो रेडियोधर्मी तत्व कौन सा नहीं है? स्टेटिन है, फ्रांसियम है, ट्राइटियम है, लेकिन जॉर्कोनियम नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन को देखा, है ना, तो अच्छे से उन्हें याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 11, विघटनाभिक जिसे रेडियोधर्मी भी कहते हैं वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? अभी बताया था सीसा। अब सीसा ऑप्शन में नहीं है तो हमने बताया था सीसा को अपन कहते हैं लेड, जिसे अपन किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? P B, कैपिटल P और स्मॉल b।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पीवी। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सुनो। एक बीटा कण में उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या होता है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है और परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ये आगे आपको थोड़ा दूसरे क्वेश्चन में हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है दोस्तों, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, है ना। तो अल्फा कण से क्या होता है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है और परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 14, सोडियम 11 और 22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ। तो अभी बताया था, एक बीटा से क्या होता है, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती। तो परमाणु क्रमांक 11 है, 1 की वृद्धि हुई तो 12, और 12 में कौन सा तत्व रखा गया 12वें नंबर पर, तो मैग्नीशियम, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, जी आपको U92 236 और U87 224 में कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 3 अल्फा और 1 बीटा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर, जी बताया था क्या होती, अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 17, यदि U92 238 विघटित होकर PA91 234 बनाता है तो कितने अल्फा और बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ है? तो पता होना चाहिए, एक अल्फा और एक बीटा कणों का उत्सर्जन हुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस सेशन का 18वां क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ का जीवन काल 70 दिन का है, तो उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा, है ना। तो जी आपको याद रखना है, तो इसका माने ये दोगुना है, तो 70 का दोगुना होगा 140, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 140 दिन। इस सेशन का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध जीवन काल 1 दिन का है तो 4 दिन के पश्चात उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना प्रतिशत भाग शेष रह जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 6/1/4%, है ना। अगला क्वेश्चन है, इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, तो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, और बेल घंटी को ज़रूर प्रेस करें, और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, है ना, क्योंकि हम पार्ट आपके लिए डेली अपलोड कर रहे हैं। तो आपका भी एक थोड़ा सा प्रयास होना चाहिए कि हमारी आप मदद करें, अधिक से अधिक इसे फॉलो, लाइक और शेयर करें। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, ऐसे पदार्थ के 3/4 भाग को क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 8 महीने। तो टॉपिक वाइज हम आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, टॉपिक वाइज MCQ ला रहे हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आपकी अन्य परीक्षाओं के लिए। तो चलते हैं, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।